हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि साहिल रीजन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मृगवानी नेशनल पार्क को लेकर के। तो मृगवानी नेशनल पार्क हमारे इंडिया का जो तेलंगाना स्टेट है वहाँ पर लोकेटेड है और 1994 में इस एरिया को नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन दिया गया था। मृगवानी नेशनल पार्क में फ्लोरा एंड फौना की डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है। देखो, हमारे इंडिया में जो नॉन नेशनल पार्क है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा गुजरात में है, वो नेशनल पार्क जो बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं उनकी लोकेशन हमें पता होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जिनको कौन से स्टेट में कहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं वो हमें नहीं पता होता। तो इस तरीके के नेशनल पार्क जो है उनकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। 2-3 ऑप्शन आपको नेशनल पार्क के दे दिए जाएंगे, सामने आपको स्टेट का नेम दे दिया जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सा जो पेयर है उसमें करेक्ट मैच्ड है। तो इस तरीके के जो नेशनल पार्क है उनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क और कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपीस जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर शो किया गया है कि कितने रुपए जो है वो कहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। तो 17,490 करोड़ रुपीज जो है उनको स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम इसके लिए यूज़ किया जाएगा। 1466 करोड़ जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के लिए, 400 करोड़ रुपीज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड 388 करोड़ जो है वो अदर मिशन कंपोनेंट्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है इन सारी मनी का यूज़ करेगा अपने आप को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, यूटिलाइज एंड एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके लिए एक ग्लोबल हब अपने आप को जनरेट करने की कोशिश करेगा इस मनी का यूज़ करके। अब ग्रीन हाइड्रोजन का हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट लिख रखे हैं। देखो, इंडिया प्रेजेंट टाइम में फोसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया की डिपेंडेंसी है। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से जो फोसिल फ्यूल जो है वो अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ जो है उसका इंपोर्ट हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। मतलब इतना पैसा जो है वो हमारा बाहर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हम गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। तो वहाँ पर हम मनी देना बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। किसके लिए? फ्यूल के जनरेशन को लेकर के। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी को पता है कि फोसिल फ्यूल के यूज़ होने से ग्रीन हाउस गैस जो है उनका एमिशन होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं एज ए फ्यूल, तो 50 मिलियन टन जो है एनुअल ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये इनिशिएटिव जो है वो हमारे इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा तो मतलब हमारा 2070 का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो यही पॉइंट जो है हमारा जो मेन टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सारे के सारे इनिशिएटिव हैं। तो ये हमें लिखना है कि जब पूछा जाए कि हमने टारगेट लिया और उस टारगेट को कि 2070 में हम नेट जीरो एमिशन को अडॉप्ट करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव कर रही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन गैस का प्रोजेक्ट लेकर के आई है ना गवर्नमेंट। तो ये हमारे प्लस पॉइंट है। अब देखो, कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया के लिए। चैलेंजेस ये हैं कि अभी जो है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है वही बात जो अभी हमने डिस्कस किया कि 60% इंडिया की जो एनर्जी है वो फोसिल फ्यूल सोर्स से आती है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन गैस का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो डिपेंडेंसी जो है कम होएगी, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहले हम समझना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तभी हमें चैलेंजेस जो है वो भी हमें इजीली समझ में आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है।
देखो अगर फ्यूल की बात की जाए, एक क्लीन फ्यूल अगर किसी को चाहिए तो उसमें एक बेस्ट अल्टरनेट जो है वो है हाइड्रोजन गैस। ओके, और ये जो हाइड्रोजन गैस है कई तरीके की, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राउन हाइड्रोजन, ये बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी होती हैं हाइड्रोजन की। अब ये डिफरेंट वैरायटी क्यों अलग अलग तरीके की, क्या इसमें डिफरेंस होता है? तो देखो, जिस प्रोसीजर के तहत हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया जाता है उसी के बेसिस पर हाइड्रोजन को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर या फिर विंड पावर जो है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और जो वाटर है उसका फिर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसीजर है उसमें वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन बनती है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसका बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि इसमें कार्बन का जो एमिशन है वो बिल्कुल नहीं होता, बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और वाटर वेपर ही यहाँ पर निकलती है। मतलब एमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट पर है, नेग्लेक्ट आप कर सकते हो, और इसकी वजह से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि ब्राउन हाइड्रोजन भी होता है। ब्राउन हाइड्रोजन में जो हमने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और जो ग्रे हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, इन दोनों में नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करने के लिए। और देखो जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें जो एमिशन होता है उसको एयर में रिलीज कर दिया जाता है, और जो ब्लू हाइड्रोजन है उसमें जो एमिशन होता है उसको कैप्चर किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हमने डिस्कस ही कर लिया। तो ये होता है हाइड्रोजन, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें एमिशन जो है वो नहीं देखने को मिलता, इसलिए इसके यूज़ के लिए बात की जा रही है। तो अभी हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसीजर है वाटर का, जो इसके लिए जो भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे इंडिया में नहीं है अभी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटअप हमें करना पड़ेगा, ये चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो व्हीकल हैं वो एक तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल फ्रेंडली नहीं है, तो वो हमें चेंज करना होगा। साथ ही साथ में हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही इजीली लीक हो जाती है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एयर में बहुत ही एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है। तो हमें इसके स्टोरेज के लिए, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना होगा। तो ये चैलेंजेस भी हैं। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उसके क्या क्या हमें बेनिफिट हैं और क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं। ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा इंसेंटिव भी इसमें देगी कि किस तरीके से हमें जो है, जो भी हमारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, साथ ही साथ में जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो किस तरीके से इसको यूज करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो महादई रिवर जो है उसको यहाँ पर बताया गया है, ओपोनेंट टू कर्नाटका महादई रिवर वाटर प्रोजेक्ट माउंट्स इन गोवा। तो देखो गोवा में जो गवर्नमेंट है उन्होंने जितनी भी वहाँ की पार्टीज़ हैं उन सभी के साथ में मिलकर के डिस्कशन किया है कि ये जो महादेवी रिवर है, जिसको गोवा में आप मंडोवी रिवर के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर डैम प्रोजेक्शन चलाया जा रहा है, ताकि कर्नाटका का वो एरिया जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कि धारवाड़, बेलगवी, बेलकोट, गडग रीजन जो है, तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके। लेकिन यहाँ पर गोवा गवर्नमेंट का मानना ये है कि इसकी वजह से गोवा में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखो गोवा की जो इम्पोर्टेंट रिवर है, गोवा की इम्पोर्टेंट रिवर है मांडोवी रिवर, और जिसको महादई रिवर के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटका रीजन में। और ये जो मांडोवी रिवर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में जो गोवा की जो जुआरी रिवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो महादई रिवर है इसका फॉर्मेशन बहुत सारी स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम के फॉर्मेशन से होता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरी होंगी, कुछ स्मॉल स्ट्रीम जो आकर के इसमें मिलती होंगी, वहाँ पर डैम प्रोजेक्शन की बात की जा रही है। और इसको लेकर के गोवा में एक तरीके से अपोज इस बात का किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए भी, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरिया जो है ना बेलगवी रीजन, ये आपको ध्यान में है कि अभी जो कर्नाटका और महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर भी इस एरिया को लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो क्लेम करता है कि इस रीजन को हमारे
जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें इसको क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसी इशू को सोल्व करने के लिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने अपना विंटर सेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि इस रीजन के वो ऊपर जो है वो अपना क्लेम कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर हम डिस्कस करेंगे, और जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। यहाँ देखिए, तो देखो अभी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि 2021 का जो एक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसमें इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसमें एक तरीके से चेंज किया है, कुछ अमेंड किया है, ताकि ऑनलाइन गेम जो है उसको हम क्या कर सके, एक तरीके से रेगुलेट कर सकें। अब क्यों ज़रूरत है ऑनलाइन गेमिंग को हमें रेगुलेट करने की, तो देखो कोविड के बाद में अगर हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। बहुत सारा हमारा यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और इसकी वजह से गैम्बलिंग के जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ओके, तो एक तो ये इशू है। दूसरा क्या है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 40 to 45% जो है वो वीमेन, इसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है गेमिंग में। इसलिए हमें ये जो प्रोसीजर है, ये जो मार्केट है, इसमें सेफ्टी जो है उसको भी रेगुलेट करना होगा। दूसरा, इसको रेगुलेट करना इसलिए भी ज़रूरी था कि माना जा रहा है कि टाइम के साथ में इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट हो सकता है, और $1 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी है। तो इसमें रेवेन्यू जनरेट जब जो होगा, जब इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो इसीलिए ये सारे चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर किए गए। आर्टिकल में रखा गया है कि जो रूल्स में जो चेंजेस किया गया वो कुछ डिफरेंट नहीं है, पहले से ही गेम को रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर था वो ही यहाँ पर सेम प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किया गया है। और कुछ बेसिक बातें, जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और इनमें किन किन पॉइंट्स को लेकर के इशू बना रहेगा। तो देखो, ऑनलाइन जो गेमिंग है इसको लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें कुछ पॉइंट्स रखा गया है। कुछ पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है इन रूल्स एंड रेगुलेशन में कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है वो अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में कौन कौन होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर शामिल होंगे, साथ ही साथ में 5 डाइवर्स वैरायटी के, मतलब डाइवर्स फील्ड से आने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। अब कौन कौन से फील्ड से लोग आएंगे, इसमें गेमिंग से रिलेटेड लोग आएंगे, आईटी से रिलेटेड लोग आएंगे, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड लोग, मेडिसिन और साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड लोग जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। फिर गेम जो है, कोई भी जो ऑनलाइन गेम है वो यहाँ पर रजिस्टर करेगा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी में। अब ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी उस गेम को पास करेगी, तभी जा कर के हमारे इंडिया में लीगली ऑपरेट हो पाएगा वो गेम। दूसरा यहाँ पर रूल रेगुलेशन की बात की गई है कि जो भी कस्टमर, जो भी यहाँ पर पर्सन जो है गेम खेलेगा, उसको लेकर के नो योर कस्टमर KYC, मतलब जो भी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी यहाँ पर मनी का ट्रांसफर देखने को मिलेगा वो RBI रेगुलेटिंग RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जाएगी। थर्ड पॉइंट ये रखा गया है कि देखो, जो भी ऑनलाइन गेमिंग है उसको लेकर के रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिलीज किया जाएगा। बैटिंग के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बैटिंग को इससे के थ्रू जो है वो प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ में एक पॉइंट ये रखा गया है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स साइट के लिए डिसीजन लिया गया था कि आप एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है अपॉइंट करोगे, सेम इसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग में भी ये रहेगा। कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ में अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो उसको भी डील करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर इशू क्या रखा गया है इस आर्टिकल में कि जिनके ऊपर बात नहीं हुई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेन इशू की ये बात की गई है इस आर्टिकल में कि देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में जो ऑफलाइन गेम है उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर है स्टेट के पास में, तो ऑनलाइन गेम जो है क्या उनको लेकर के भी स्टेट के पास में इतनी ही पावर रहेगी? क्योंकि कुछ स्टेट जैसे कि तमिलनाडु जो है वो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बनाना चाहता है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, तो उनमें क्या अलग से उनको पावर दी जाएगी? क्या उनके पास में ये पावर बनी रहेगी कि वो अपने लेवल पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो है वो कर सकते हैं, किसको लेकर के? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। दूसरा यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि देखो यूथ जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं,
तो इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितने ज़्यादा टाइम के लिए आप ये ऑनलाइन गेम जो है वो खेल सकते हो, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि चाइना में वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि इतना टाइम जो है वो डिसाइड कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट भी वहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ में जो है वो जो प्रोसीजर जो है, मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज जो अदर एक्टिविटीज़ वो भी बना रहता है। तो इस तरीके का क्लेरिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। एक क्लेरिफिकेशन ये नहीं है कि बाहर की इंडस्ट्री, मतलब फॉरेन से ऑनलाइन गेमिंग को अगर तैयार किया जाता है, वो इंडस्ट्री इंडिया में इनपुट देती है, तो उसको लेकर के क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगी, और इंडियन डेवलपर अगर गेम बनाते हैं तो उनको लेकर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। इस डिफ्रेंशिएशन के बारे में भी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, हमें जो है वो मेजरली फोकस करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कंसल्टेशन इस चीज़ को लेकर के रहना चाहिए, और इकोनॉमिक राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल इम्पेरेटिव्स जो हैं, इन सब में एक बैलेंस बना करके हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके बारे में। उसको 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसीजर और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था 1992 में, वो काफ़ी अच्छा था। राइटर ने फोकस किया है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब फेडरल जो फीचर है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की थी। फेडरल फीचर मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों जो हैं वो अपने अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट हो। लेकिन राइटर ने यहाँ पर बताया कि भाई ऐसा नहीं है। जिन पॉइंट्स के लिए हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई थी वो उन पॉइंट्स को अचीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और जो सिटीज़ एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे बेसिक पॉइंट के लिए भी आज भी डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, फंडिंग के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे कि उनको फुटपाथ बनाना है, कुछ बनाना है, तो एक तरीके से डिपेंडेंट वो रहते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस जो उनको नहीं दी गई ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने क्या बनाया था, हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने का हमारा जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो पास से एक तरीके से किसको देख पाए, डेमोक्रेसी को देख पाए, कि अच्छा हम इलेक्ट करते हैं और वो लोग हमारे पास में रह करके इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन उनके पास में पावर ही नहीं है। जब पावर ही नहीं है तो काम क्या करेंगे। तो मतलब लोगों में जो डेमोक्रेसी को लेकर के एक अवेयरनेस जो क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसका रिजल्ट जो हमें नहीं देखने को मिला। ओके। दूसरा यहाँ पर जो है वो राइटर जो है उन्होंने बताया है कि 2021 में बिहार म्यूनिसिपल एक्ट आया, और इसमें ये चेंज किया गया कि जो भी वहाँ पर ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए जाते हैं, उन एम्प्लॉय को म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो पहले अपॉइंट किया जाता था वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास में पावर थी, लेकिन फिर इसको पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, जिस तरीके से वहाँ के हाईकोर्ट ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया और बोला कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर है तो उन्हीं को पावर दी जाए, इसी तरीके के जो रिजल्ट हैं वो आने चाहिए। गवर्नमेंट जो है, हमारी जुडिशरी जो है उसमें इंटरवीन करे, तभी जा कर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट हम लेकर के आए थे उसका एक मतलब एक रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आपने बना तो दी, लेकिन उनको पावर तो आप दो कि वो अपने लेवल पर काम कर पाए। ओके, और जब पावर देंगे तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज को लेकर के, और टेक्स्ट पेज पर आर्टिकल 2 है। एक तो जो लद्दाख रीजन है वहाँ के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और एक दूसरा है जल्लीकट्टू को लेकर के। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो विंटर वैकेशन के बाद में दोबारा से काम पर आया है, तो जल्लीकट्टू को लेकर के अपना स्टेटमेंट जो है वो दे सकता है। इशू क्या है, देखो 2014 में एक केस देखने को मिला, और केस का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागार्जुन केस। इसमें जो है वो जल्लीकट्टू को बैन कर दिया गया था कि जल्लीकट्टू जो है वो जो बुल है उनके एक तरीके से ह्यूमिलेशन उनका देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ उनके खिलाफ में होती है, तो इसको बैन कर दिया गया। लेकिन 2017 में इसके खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। जो चेन्नई का जो मेरिना बीच है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, सेलिब्रिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि हमारे तमिल कल्चर के खिलाफ है इसको बैन करना, तो इसको हमें रेगुलेट करने दिया जाए। और इसी को लेकर के
जो उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के एक लॉ लेकर के आए, जिसको लेकर के फिर वहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया कि ये जो जल्लीकट्टू है वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हम हमारी बुक्स में इसके बारे में स्टडी करते हैं और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसमें एक मेन पॉजिटिव पॉइंट ये रखा जाता है कि देखो हम प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं कि ये जो बुल जिनका यूज़ किया जाता है जल्लीकट्टू के टाइम में, ये एक स्पेशल ब्रीड है। तो अगर जल्लीकट्टू को बैन कर दिया गया तो स्पेशल ब्रीड को क्या नहीं किया जाएगा, टेमिंग ही नहीं की जाएगी, क्योंकि ज़रूरत ही क्या है इनकी। तो इसकी वजह से ब्रीड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये जो गेम है वो एक तरीके से इस ब्रीड को सिक्योर करने के लिए है। और हमारा जो डीपीएसपी है उसमें बात बोली गई है कि हमें काम करना है, हमारी एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमें काम करना चाहिए। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हुए जल्लीकट्टू को हमें रेगुलर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ पिटिशनर्स ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं इसमें, तो इसको बैन किया जाए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो लद्दाख डिमांड कर रहा है कि भैया हमें शेड्यूल 6 में डाल दो। शेड्यूल 6 है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 जो है उसमें बताया गया है, ये शेड्यूल 6 के अंदर आता है। प्रेजेंट टाइम में अमी तमी 4 स्टेट जो है, अमे तमी में किस तरीके से याद कर लो आप, आसाम, मेघालय, अमे और तमी, त्रिपुरा, मिजोरम, दोनों के स्टार्टिंग के जो वर्ड है, लेटर जो है वो लेकर के और आप इस तरीके की ट्रिक बना लिया करो। ओके, तो ये 4 स्टेट आते हैं और इसमें 10 ऑटोनोमस काउंसिल है। ये ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो बहुत सारे पॉइंट को लेकर के, मतलब ये लैंड एरिया को लेकर के, पब्लिक हेल्थ को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर के अपने लेवल पर लॉ बना सकती है। लद्दाख बोल रहा है, स्पेसिफिक डिमांड कर रहा है 2019 में, जब से बाइफर्केशन देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, तब से उन्होंने डिमांड करती है कि भैया हमें भी बना दो, 6 शेड्यूल में हमें डाल दो और हमें भी ऑटोनोमस जो काउंसिल है वो बनाने की पावर दे दो, ताकि हम अपने लेवल पर लॉ बना सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमेटी तो बना दी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमने बहुत सारा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, रिजर्वेशन भी इंक्रीज कर दिया गया है, वहाँ की ट्राइबल जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के ट्राइबल्स का पता है क्या मानना है कि अभी जो है 370 हटा दिया, पावर दे दी कि यहाँ पर जो है वो लोग आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी जो है यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो उनका ये मानना है कि हमारी जो लैंड एरिया है ना उसको कैप्चर कर लिया जाएगा टूरिज्म के नाम पर, और हमारे जो राइट्स हैं उनसे हमें दूर कर दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लैंड एरिया को लेकर के हम खुद रूल बनाएं। ओके, हमारे जो भी सेक्टर हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इसके लिए हम खुद रूल बनाएं। इसलिए वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अब एक कमेटी जो है वो वहाँ पर डिस्कशन करेगी कि शेड्यूल 6 में डाला जाना चाहिए या फिर वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर है, ज़रूरत नहीं है, तो इसके बेसिस पर फिर डिसाइड होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एसिड अटैक के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि देखो एसिड अटैक के जो केसेज हैं उसमें अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में एसिड अटैक के केसेस 2011 से 2011 में 83 एसिड अटैक केस थे, 2021 में 176, हालांकि 2019 में 249 केसेस देखने को मिले, तो थोड़ा सा कमी यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखो एसिड अटैक के ज़्यादातर केसेस कहाँ पर होते हैं, रूरल एरियाज में। हाँ, निर्भया जब केस हुआ उसके बाद में जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लेवल पर इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए इस तरीके के एसिड को रोकने के लिए। लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी उन एक्ट को लेकर के एक तरीके से अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बांग्लादेश में एसिड अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा थे, बांग्लादेश ने 2 स्ट्रिक्ट लॉ बनाए और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 2002 में वहाँ पर 496 केसेज एसिड अटैक के देखने को मिले, और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में लास्ट 10 साल में अगर हम कंपैरिजन करें तो 70 तक केसेज जो हैं, तो देखो कितना ज़्यादा रिडक्शन। और क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉ बनाई गई। तो हमारे इंडिया में भी जो लॉ है उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर देखो जो इशू किसकी बेसिस पर है, अगर प्रपोजल ऑफ मैरिज या लव इसको लेकर के अगर एक तरीके से मना किया जाता है तो ज़्यादातर इशू हैं वहाँ पर क्रिएट होते हैं और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो अभी भी जो है वो इनको लेकर के अवेयरनेस नहीं है कि क्या स्ट्रिक्ट कानून जो है, स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो हमारे इंडिया में बनाए गए हैं। तो उन सभी को हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, तब जा कर के ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएगी।
ओके। तो यहाँ पर 2019 में नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने स्टडी की थी, तो उन स्टडी में रिजल्ट आया था कि देखो अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, लोअर लेवल पर एप्लीकेबिलिटी नहीं है एक्ट की, और यहाँ पर जो ये लव और मैरिज प्रपोजल में अगर एक तरीके से मना किया जाए तो इसका एक बेसिक रीजन रहता है इस तरीके के इशू को लेकर के। तो हमारे इंडिया में जो एक तरीके से जो भी यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई गई है कि एसिड अटैक हुआ, उसके बाद में जो पर्सन था जो इन्वॉल्व था उसको छोड़ दिया गया कुछ टाइम के बाद में। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, जिसकी वजह से ये इशू जो है वो काफ़ी कम होंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।